आज का जो केस है उसने न सिर्फ एक एरिया या स्टेट को बल्कि पूरी कंट्री को हिला के रख दिया था। ये इतना भयानक क्राइम था कि उस टाइम पे इस केस के बारे में सर्च करने पे भी मना कर दिया गया था। और ये एक ऐसा केस है जिसने उस समय पर एक कंट्री के लॉ को ही ऑलमोस्ट चेंज कर दिया था। ये केस है फिलीपींस के लापू लापू शहर के एक छोटे से इलाके सीबू से। तो चलिए चलते हैं इस खौफ भरी केस की गहराई तक। लॉर्डेस सिल्वान एक 47 साल की सिंगल मदर थी जो कि अपने 4 बच्चों के साथ फिलीपींस के लापू लापू सिटी में रहती थी। लॉर्डेस के हस्बैंड मारियो पार्डिलो और लॉर्डेस का 13 साल पहले ही डाइवोर्स हो चुका था। उनकी बड़ी बेटी लूसिलेन सिल्वान 21 साल की थी और वो वहीं के पास के ही एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की जॉब करती थी। उनकी दूसरी बेटी क्रिस्टीन सिल्वान जो कि 16 साल की थी और उनके 2 और बच्चे थे जो कि तकरीबन 14 और 15 साल के थे। क्रिस्टीन काफी हंसमुख, सपोर्टिव एंड केयरिंग लड़की थी। क्रिस्टीन सिर्फ 16 साल की लड़की थी और 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई के साथ साथ वो काफी रिलीजियस भी थी। इसी वजह से वो अपने घर के पास वाले चर्च जिसका नाम है सेक्रेड हार्ट पैरिश में कलेक्टर का काम करती थी। वो हर रोज अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद शाम 4 बजे चर्च को जाती और 7 बजे तक घर लौट आती। ठीक हर रोज की तरह वो 10 मार्च 2019 संडे को वो घर से निकल गई चर्च जाने के लिए। घड़ी में तकरीबन 7 बज चुके थे लेकिन क्रिस्टीना अभी तक घर नहीं लौटी थी। उसकी मां ने आशंका जताई कि वो कभी घर आने में लेट नहीं करती थी। उसकी मां ने थोड़ी देर और वेट किया और अब घड़ी में 8 बज चुके थे लेकिन फिर भी क्रिस्टीन घर वापस नहीं लौटी थी। उसकी मां थोड़ी घबरा गई ये सोचकर कि वो चर्च से आज तक कभी लेट घर नहीं पहुंची थी। तो उसकी मां ने उसे देखने के लिए सीधा चर्च गई जहां क्रिस्टीन काम करती थी। चर्च पहुंचने के बाद क्रिस्टीन की मॉम ने वहां का रिकॉर्ड चेक करे तो तब उन्हें पता चला कि वो तो वहां से 6 बजे ही निकल चुकी थी। अब उसके माँ के दिल में ये सवाल उठा कि अगर क्रिस्टीन यहाँ से 6 बजे ही निकल गई तो अभी तक वो घर क्यों नहीं पहुंची। घर और चर्च की दूरी भी ज्यादा नहीं थी। उसकी माँ की घबराहट अब और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी क्योंकि उनकी बेटी कभी भी ऐसा नहीं करती थी। अगर क्रिस्टीन के घर और उसके पास के इलाके की बात की जाए तो वो एक छोटा सा विलेज था जहां अक्सर किडनैपिंग, चोरी और ड्रग्स डीलिंग जैसे क्राइम होते रहते थे। और क्योंकि क्रिस्टीन की मदर ने कुछ टाइम पहले ही न्यूज में यह सुना था कि उनके घर से कुछ ही दूरी पर पुलिस को एक ऐसा इंसान होने का शक हुआ जो कि किडनैपिंग और ड्रग्स का काम करता हो, इसलिए उनका डर और भी बढ़ता जा रहा था क्रिस्टीन के गायब होने पर। और ऐसे सिचुएशन में लोगों के दिमाग में हमेशा बुरे ही ख्यालात आते हैं और वो चीज क्रिस्टीन की मॉम के साथ भी हो रही थी। और फिर उसके माँ ने उसकी दोस्त और चर्च के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से पूछा लेकिन किसी को उसके बारे में पता नहीं था कि वो चर्च के बाद कहाँ गई थी। तभी वो घर के लिए वापस लौट गई इस उम्मीद में कि क्रिस्टीन शायद रास्ते में ही मिल जाए। लेकिन जब क्रिस्टीन अभी तक घर नहीं पहुंची और ना ही उसके मॉम को वो रास्ते में मिली तो क्रिस्टीन की माँ ने अपने सारे नेबर को इन्फॉर्म कर दिया और वो देर रात तक उसे ढूंढने में निकाल दिए। लेकिन क्रिस्टीन का फिर भी कोई अता पता नहीं चला। तब क्रिस्टीन की मॉम ने फिलीपींस पुलिस को ये बात बताई कि उसकी बेटी अभी तक घर नहीं लौटी है और उसने आज तक ऐसा कभी नहीं किया है। जिसके बाद पुलिस ने क्रिस्टीन की मिसिंग रिपोर्ट लिखी और फिर वो लोग क्रिस्टीन को ढूंढने के लिए निकल पड़े। पुलिस वालों ने क्रिस्टीन के घर के आसपास ढूंढना शुरू कर दिया और कुछ देर ढूंढने पर जब वो उन्हें भी नहीं मिली तो उन्होंने बोला कि अब कल देखेंगे और वो वापस चले गए। क्रिस्टीन की माँ काफी डरी हुई थी, बस ये प्रे करती रही कि काश कल सुबह मेरी बेटी मिल जाए या फिर काश कल सुबह मेरी बेटी खुद घर वापस लौट जाए। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था और क्रिस्टीन की माँ को बहुत ही ज्यादा दुख भरी न्यूज मिलने वाली थी। 11 मार्च 2019 अगली सुबह निकलते ही फिलीपींस पुलिस पर एक आदमी का कॉल आया जिसने बताया कि सुबह जब वह अपने काम के लिए जा रहा था तब एक खाली पड़े फील्ड से गुजरते समय उसे कुछ स्ट्रेंज चीज नजर आई। दूर से देखने पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या है, इसलिए थोड़ा पास से उस चीज को देखने गया। लेकिन जब वह पास आकर देखा तो एक पल के लिए उसे लगा कि वो कोई डरावना सपना देख रहा। उसने देखा कि एक लड़की की डेड बॉडी जमीन पे पड़ी हुई है जिसके कपड़े उसके कमर से नीचे थी और उसका सर 2 हिस्सों में कटा था और उस पर एसिड भी डला हुआ था। मतलब इतनी बुरी कंडीशन थी कि मुझे भी बोलने में डर वाली फीलिंग आ रही है। थोड़े ही देर में ये न्यूज वाइल्ड फायर की तरह पूरे एरिया में फैल गई और उस एरिया से हर कोई इस फील्ड में इस चीज को देखने आ रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ये फील्ड क्रिस्टीन के घर से थोड़ा ही पीछे था, इसलिए हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था कि क्या यह क्रिस्टीन सिल्वान है, और अगर यह क्रिस्टीन सिल्वान है तो पुलिस को यह पिछले दिन क्यों नहीं मिली।
पुलिस के वहां पहुंचते ही उन्होंने ये चीज देखी कि वहां पे बहुत सारे लोग जमा हैं और उस बच्ची के डेड बॉडी के ऊपर कोई कपड़ा नहीं था। तो पुलिस वालों ने सबसे पहले उसे ढका और लोगों को दूर किया। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें यह चीज नहीं पता थी कि यह क्रिस्टीन है या कोई और बच्ची है, लेकिन उस बच्ची के कपड़े का जो डिस्क्रिप्शन था वो लॉर्डेस क्रिस्टीन की मॉम के डिस्क्रिप्शन से बहुत ही ज्यादा मैच हो रहा था। तो पुलिस वालों ने जल्दी से क्रिस्टीन के मॉम को बुलाया, ये देखने के लिए कि यह क्रिस्टीन की डेड बॉडी है या किसी और की। क्रिस्टीन की मॉम वहां आई। चूंकि उस लड़की का फेस पूरी तरह से डैमेज कर दिया गया था, फिर भी उसकी मां ने अपनी बेटी की लाश की पहचान उसकी एक ब्रेसलेट यानी कंगन से की, जिससे अब तो ये साफ हो गया था कि क्रिस्टीन अब इस दुनिया में नहीं रही और वो कभी अपनी माँ के पास वापस लौट कर नहीं आएगी। वो पूरी तरह टूट चुकी थी। कुछ ही घंटों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। एक दिन पहले तक उनकी बेटी उनके साथ थी और अब उसकी डेड बॉडी उनके आंखों के सामने जमीन पे पड़ी थी। अब उसकी माँ लॉर्डेस की सिर्फ एक ही डिमांड थी, अपनी बेटी को जस्टिस दिलवाना। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई और क्रिस्टीन के बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज दिया गया, जिसके बाद पता चला कि क्रिस्टीन की डेथ 10 मार्च को करीब 6 बजे हुई थी। ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक उसके बॉडी पर 27 बार, आर्म्स पर 9 बार और गर्दन पर 1 बार चाकू से वार किया गया था। उसके सर को बीच से आधा काटा गया था और फिर उसमें एसिड डाला गया था, जिससे कि उसकी फेस और ब्रेन पूरी तरह से जल गई थी और सिर्फ स्कल दिखाई दे रहा था। बताया जाता है कि उसका आधा सर का हिस्सा भी गायब था। क्रिस्टीन को मारने से पहले उसका शोषण किया गया था और उसके प्राइवेट पार्ट में चाकू भी डाला गया था, क्योंकि क्रिस्टीन के प्राइवेट पार्ट्स पर काफी खून के धब्बे थे। अब क्रिस्टीन की फैमिली का बस एक ही सवाल था कि आखिर ये सब कुछ हमारी बेटी के साथ किसने करा और क्यों करा। लेकिन इस सवाल का जवाब फिलीपींस पुलिस के पास भी नहीं थी। जिस हिसाब से क्रिस्टीन की लाइफस्टाइल थी, जिस हिसाब से क्रिस्टीन थी, उसका कोई भी दुश्मन नहीं होना चाहिए था और इसलिए फिलीपींस पुलिस को कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं मिल रहा था जिस पर वो शक कर सके, क्योंकि वो महज 16 साल की थी। लेकिन बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्हें एक ऐसा आदमी मिला जो कि क्रिस्टीन के घर के आसपास ही रहता था और उसका नाम था जोनस मार्टेल बोनियो। जोनस ने पास्ट में एक 62 साल के फार्मर का खून किया था और उसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए जोनस ने उस फार्मर के पूरे फेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। दोनों केसेस में इतनी सिमिलैरिटी होने की वजह से पुलिस ने जोनस को तुरंत कस्टडी में ले लिया। लेकिन काफी टाइम इन्वेस्टिगेशन करने के बाद और 3rd डिग्री टॉर्चर करने के बाद भी उसका यही कहना था कि उसने क्रिस्टीन को ना कभी देखा है और ना उसे जानता है। और इतना सब कुछ होने के बाद जब पुलिस को जोनस के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिली तो पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा। जोनस के अलावा पुलिस के पास कोई भी क्लू नहीं था और अब तो जोनस भी रिलीज हो गया था। तो इसी वजह से फिलीपींस में यह केस मीडिया की मदद से बहुत ही ज्यादा फायर की तरफ फैल गया। लोगों में गुस्सा फूट उठा और जगह जगह प्रोटेस्ट भी होने लग गए। ये देखकर ये पुलिस अभी तक उस अपराधी तक नहीं पहुंच पाई, यहाँ तक कि कोई अब सस्पेक्ट लिस्ट में भी नहीं थी। क्रिस्टीन के लिए कैंडल मार्च निकाले जा रहे थे। हर कोई रोड पर क्रिस्टीन के नाम का बैनर लेकर प्रोटेस्ट कर रहा था और क्योंकि यह क्राइम इतना ग्रूसम था, इसलिए वहां के ऑफिशियल्स ने भी इस केस के बारे में सर्च करने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि इंटरनेट पर इस हीनस क्राइम के काफी सारे इमेजेस शेयर किए जा रहे थे। गवर्नमेंट और पुलिस के ऊपर काफी प्रेशर बनता जा रहा था इस केस को सुलझाने के लिए। उसके बाद ये केस फिलीपीन के सबसे हाई प्रोफाइल टीम एनबीआई को सौंप दी जाती है। चूंकि ये क्राइम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गई थी तो एनबीआई ने फिर से इन्वेस्टिगेशन नए तरीके से शुरू किया। तभी अचानक उनके सामने एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई जिसमें उन्होंने क्रिस्टीन को जाते हुए देखा था। पर इस फुटेज में क्रिस्टीन अकेली नहीं थी, उसके साथ कोई एक आदमी था और क्रिस्टीन उसके साथ ऐसे चल रही थी जैसे वो उसे पहले से ही जानती हो। पर उस फुटेज को देख के ये पता नहीं चल सकता था कि ये आदमी कौन है, ये कहाँ रहता है, क्योंकि उस फुटेज में उस आदमी के सिर्फ बैक साइड दिखाई दे रही थी। अब क्योंकि वो दोनों फैमिलियर लग रहे थे, इसलिए पुलिस ने क्रिस्टीन के घर वालों से क्रिस्टीन के फ्रेंड सर्कल के बारे में पूछना शुरू किया और फिर पुलिस ने क्रिस्टीन के फोन की छानबीन करी, खासकर उसके सोशल मीडिया की। तभी पुलिस को 2 फेसबुक अकाउंट मिले जो पुलिस के लिए सस्पेक्ट बन गई। उन दोनों में से पहले अकाउंट वाले का नाम था सीजे डियाज और दूसरे अकाउंट था क्रिस्टीन के बॉयफ्रेंड जॉन का। और इन अकाउंट्स के बारे में पता चलते ही पुलिस का शक जॉन पे जाने लगा, क्योंकि एनबीए के हिसाब से क्रिस्टीन और जॉन का 28 फरवरी को ब्रेकअप हो गया था, ठीक कुछ दिन पहले ही जब क्रिस्टीन गायब हुई थी। देख के ऐसा लग रहा था कि क्रिस्टीन ने जॉन के साथ ब्रेकअप करा था और जॉन इस ब्रेकअप से खुश नहीं था। और तो और उनकी चैट्स में कुछ मैसेजेस जॉन ने डिलीट भी करे थे, जिसकी वजह से पुलिस को लगा कि यह कुछ छुपाना चाह रहा है। जॉन क्रिस्टीन से नाराज था, इसलिए बदला लेने के लिए उसने क्रिस्टीन को मारा।
लेकिन पुलिस के पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं थी उसे अरेस्ट करने के लिए। लेकिन फिर भी पुलिस ने जॉन को उसके घर जाकर अरेस्ट करने की कोशिश करी। पर पुलिस के जॉन के घर पर पहुंचते ही जॉन की मॉम ने उन्हें बताया कि 11 मार्च को पूरे दिन जॉन बस घर पे ही था, अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। पर फिर भी पुलिस का यही मानना था कि जॉन ने ही क्रिस्टीन का मर्डर किया था और उसे फिर पुलिस उठा लेती है। जॉन अब पुलिस का प्राइम सस्पेक्ट बन चुका था। जब जॉन पुलिस की कस्टडी में था तो उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया गया था ताकि वो अपना क्राइम कबूल कर ले। पर जॉन ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा। रोड्रिगो ड्यूटर्ट, जो उस टाइम पर फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने पुलिस को एक वार्निंग दे दी कि अगर उन्होंने 1 महीने के अंदर इस केस को सॉल्व नहीं किया तो सारे पुलिस वालों को जॉब से निकाल देंगे। और कुछ ही दिनों में जॉन ने यह कन्फेस कर दिया था कि क्रिस्टीन का मर्डर उसने ही किया है। चूंकि जॉन माइनर था और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, फिलीपींस के पब्लिक और काफी लोगों को लगा कि ये छोटा बच्चा ये क्राइम नहीं कर सकता है, क्योंकि ये इतना ब्रूटल था कि ये एक बच्चे का काम नहीं। पर क्योंकि पुलिस वालों के सर पे इतना ज्यादा प्रेशर था उस टाइम पे, सबसे पहले तो उनकी जॉब के लिए, फिर मीडिया से भी, तो इसलिए लोगों को ये लगता था कि ये सारा कन्फेशन जॉन से जबरदस्ती कराया गया था। चूंकि पुलिस वालों के पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं थी सिवाय उसके कन्फेशन की, तो पुलिस को भी उसे छोड़ना पड़ा। दूसरी तरफ क्रिस्टीन की फैमिली ने, उसकी मदर ने ये बोल दिया था कि मैं अपनी बेटी की बॉडी को तब तक नहीं दफनाऊंगी जब तक उसके कल्प्रिट पकड़े न जाएं। ये बात पुलिस के ऊपर और भी प्रेशर क्रिएट कर रही थी। लेकिन क्रिस्टीन की मॉम के लायर्स के काफी जोर देने के बाद न चाहकर भी उन्होंने 24 मार्च को क्रिस्टीन को दफना दिया। क्रिस्टीन का केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ था। क्रिस्टीन की मां बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती रहती थी, लॉयर के चक्कर भी काटती रहती थी ताकि उनकी बेटी को इंसाफ मिल सके, पर पुलिस के पास कुछ था ही नहीं इस केस को सॉल्व करने के लिए। तभी 9 अप्रैल को उन्हें एक अजीब सा कॉल आया और इस कॉल के कन्फेशन की वजह से ये केस पूरी तरह चेंज हो गया। और ये कन्फेशन था रेनाटो लिनेस का। रेनाटो लिनेस 46 साल का था, जिसकी ऑलरेडी पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड थी, और ये वही था जिसके बारे में क्रिस्टीन की मां ने न्यूज में सुना था। वेपन्स एंड ड्रग्स के लिए रेनाटो पहले से ही पुलिस की निगरानी में था। उसे 9 अप्रैल को पुलिस ने डिटेन किया था 45 कैलिबर गन रखने के सस्पेंशन में। लेकिन 11 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम पे रेनाटो ने कबूला कि उसने ही क्रिस्टीन का मर्डर किया है। यह कन्फेशन इतना अचानक से था कि हर कोई सुनते ही शॉक हो गया। हर किसी के माइंड में हजारों सवाल थे, और पुलिस के पूछने पर रेनाटो ने बताया कि वह क्रिस्टीन से और टीनेज लड़कियों से बात करता था, और वह खुद को 16 साल का एक लड़का बताते हुए लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था। पुलिस के मुताबिक रेनाटो के फेक अकाउंट सीजर डियाज पे क्रिस्टीन ने ही उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, क्योंकि वो फेसबुक प्रोफाइल फोटो में उसने एक 16 साल के बच्चे का फोटो लगा रखी थी। जिसके बाद वो लोग रोज चैट करते थे और ये चैटिंग चली कम से कम 5 से 6 महीने तक। और इन 6 महीनों में क्रिस्टीन ने सीजर डियाज से कई बार मिलने को कहती और वो हर बार बहाना बनाकर उसे टाल देता। बट फाइनली उन्होंने 11 मार्च को मिलने का डिसाइड किया। 11 मार्च को वो दोनों ने चर्च के बाहर मिलने का प्लान बनाया। लेकिन जब क्रिस्टीन चर्च के बाहर वेट कर रही होती, तभी एक अधेड़ उम्र का एक इंसान आकर खड़ा हो जाता है, जिसकी एज करीब 46 साल थी, और वो अपने आप को सीजर डियाज बताया, जिससे वो फेसबुक पर बातें किया करती थी। जब क्रिस्टीन ने उसे देखा तो समझ गई थी कि उसके साथ धोखा हुआ था। वो जो फेसबुक पर एक 16 साल के लड़के से बात करती थी, वो दरअसल 46 साल का एक आदमी है। क्रिस्टीन उसे वहां से जाने को कहती और वो घर के लिए निकल पड़ती है। लेकिन सीजर डियाज यानी रेनाटो भी उसके साथ साथ चलने लगता है और रास्ते में ही क्रिस्टीन को छेड़ने लगता है, जिसे मना करने पर वो उसे धारदार चाकू से कई बार उसके ऊपर वार करता है, और जब वह बेहोश हो जाती है तो उसे घसीटकर एक खाली फील्ड में ले जाता है, जहां उसने क्रिस्टीन का पूरा फेस काट दिया था ताकि क्रिस्टीन को कोई पहचान न सके और रेनाटो पकड़ा न जाए। क्रिस्टीन को मारने के बाद उसने क्रिस्टीन की फेस की स्किन और उसके कुछ अंगों को एक बैग में डाला और उसे कहीं और फेंक दिया। उसने एडमिट किया कि उसने ही यह सब कुछ अकेले किया था, और उस वक्त वो नशे की हालत में। कॉन्फ्रेंस में लोगों को उसकी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो जब उससे ये पूछी गई कि तुमने पहले अपना जुर्म क्यों नहीं कबूला, तो उसने बताया कि उसकी क्राइम की सजा किसी दूसरे 16 साल के निर्दोष लड़के को मिल रही थी, तो उसे यह पसंद नहीं था, और इस गिल्ट की वजह से उसने अपना जुर्म कबूल किया। उसने क्रिस्टीन की फैमिली से भी माफी मांगी, पर उससे अब क्या ही फायदा। फिलीपींस में यह कानून है कि किसी भी क्राइम के लिए वहां उन्हें डेथ पेनल्टी नहीं मिलती। लेकिन जो फिलीपींस के लोग थे उस समय, वो लोग रेनाटो से इतना ज्यादा गुस्सा थे कि उन्होंने उसे डेथ पेनल्टी देने की मांग की। इसलिए वहां पे ऑलमोस्ट ये कानून चेंज होने वाला था। पर 24 मार्च 2019 को बहुत ही ज्यादा अजीब सी घटना घटी।
रेनाटो अपने जेल की सेल में ही मरा पाया गया। रेनाटो ने एक टाई की हेल्प से आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद पुलिस वालों ने क्रिस्टिन सेल्वान का केस हमेशा के लिए बंद कर दिया। इस केस ने हमें फिर से इस बात से रूबरू कराई कि सोशल मीडिया पर ब्लाइंडली भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। तो चलिए आज की इस केस की समाप्ति यहीं पे करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरी हेल्प करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी सेफ।